Welcome student to Subhash English School, class 7, subject history, chapter 1st, tracing changes through a 1000 year। इस चैप्टर में हम जो भी 1000 ईयर में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी परिवर्तन आए हैं, इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे। लुक दिस मैप, दिस इज मैप फर्स्ट। दिस मैप फर्स्ट इज मेड अप 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी। जो मैप फर्स्ट है ये अल इद्रिसी नाम का एक व्यक्ति था, उसने बनाया था। ये अरब जियोग्राफर था। द सेक्शन ऑफ रिप्रोड्यूस हर द डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस मैप में उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो किया था। वर्ल्ड का सबसे लार्ज मैप था। एंड मैप सेकेंड हम सेकेंड पेज पे देखेंगे। मैप 2 है जो 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफ ने बनाया था। कार्टोग्राफ वो होता है जो मैप को डिज़ाइन करता है। ये जो 2 मैप्स दिए गए ये क्वाइट डिफरेंट थे, कुछ इसमें डिफरेंसेस थे। इसमें जो अल इद्रिसी ने मैप बनाया था उसमें उसने साउथ इंडिया को, जहाँ पे आज हम नॉर्थ इंडिया देखते हैं, उसको लिया था। जैसे श्रीलंका हम देखते हैं कहाँ रहता है, आज की जो मैप है वहाँ पे बॉटम में है, लेकिन जो अल इद्रिसी ने मैप बनाया था वहाँ पे जो श्रीलंका था उसको टॉप पे बताया था। और भी इसमें प्लेसेस के अलग अलग नेम दिए थे, और जो इस मैप में प्लेसेस के नेम दिए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में दिए हुए हैं। दिस इज मैप 2। ये बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफ ने। यहाँ पे जो प्लेसेस दी गई है कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, तो इस टाइप के सारे प्लेसेस के यहाँ नया नेम दिए गए हैं। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 आफ्टर द मैप 1। जब मैप फर्स्ट बन चुका था उसके 600 ईयर बाद मैप 2 को डिज़ाइन किया गया था। इसमें जो ये मैप सेकंड था इसमें बहुत से डिफरेंसेस थे, और इसमें इंफॉर्मेशन सब कॉन्टिनेंट की बताई थी, तो थोड़ी चेंजेस थी इसमें। इसके बाद यहाँ पे कोस्टल एरिया बताए थे, और यहाँ पे सरप्राइजिंग डिटेल्स भी और भी बताई गई थी। दिस मैप इज़ यूज्ड यूरोपियन सेलर। जो यूरोपियन सेलर थे उनको यात्रा करने के लिए इस मैप को लेना पड़ता था, और मर्चेंट्स थे और योगा से जो यात्रा करते थे उनको मैप को लेना पड़ता था अपनी यात्रा को करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजी। टर्मोलॉजी मतलब होती है शब्दावली, जो हमारे शब्द रहते हैं उसका एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट जो रहता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजी हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बताया गया है कि जो एंशियंट की जो हमारी जो लैंग्वेजेस थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आए थे। इसमें बहुत सी लैंग्वेज चेंज हुई थी, उसके मीनिंग्स भी चेंज हुए थे। जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मेडिवल हिस्ट्री है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे एंशियंट को लेके उसको, जिसमें ग्रामेटिकल चेंजेस आए थे, कुछ वोकेबलरी में चेंजेस आए थे, जिससे वोकेबलरी में चेंजेस आने की वजह से इसके वर्ड का भी चेंजेस हो गया। तो इस टाइम अकॉर्डिंग सारे चेंजेस आते गए। जैसे यहाँ पे एक टर्म बताई गई है हिंदुस्तान। टुडे हम इसको हिंदुस्तान शब्द को क्या जानते हैं, इंडिया से जानते हैं, जो एक मॉडर्न स्टेट है। लेकिन 13th सेंचुरी में जब मियाज ई सिराज काउंसिलर आए थे, उन्होंने एक लिखा था पर्शियन। पर्शियन मतलब होता है फारसी में लिखा था कि पंजाब हरियाणा और लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, यहाँ का जो एरिया है वो आता है हिंदुस्तान टर्म में। लेकिन और इसको बताया गया था पॉलिटिकल सेंस में, जो लैंड थी वो पॉलिटिकल सेंस में बताई थी कि इतना इतना एरिया जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान बोलेंगे। मतलब द पार्ट ऑफ डोमिनेट ऑफ दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का भी जो एरिया था वो हिंदुस्तान टर्म में बताया गया था। लेकिन जो साउथ इंडिया था उसको हिंदुस्तान में इंक्लूड नहीं किया गया था। बट फिर नेक्स्ट 16th सेंचुरी में जब बाबर आए थे तो उन्होंने हिंदुस्तान जो टर्म थी उसको जियोग्राफिकल फोना और कल्चर से रिलेट करके, उनकी इनहेबिटेशन से रिलेट करके बताया गया था कि ये जो है सब कॉन्टिनेंट है ये हिंदुस्तान टर्म में आए थे। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जब 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो आए थे, उन्होंने हिंद जो वर्ड था उसको एक आइडिया बताया था, जियोग्राफिकल कल्चर और इंडिया से रिलेट कराया था। इसमें बताया गया था कि जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग इसमें एसोसिएटेड किए थे कि हाँ ये सारी जो चीज़ें हैं ये हिंदुस्तान टर्म में आती है, और इसका पूरा सेंस चेंज कर दिया था हिंद से। नेक्स्ट अब और भी हिस्टोरियन में और भी चेंजेस आए थे, जैसे कि एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है फॉरेनियर। अब फॉरेनियर का हम आज के सेंस में क्या मीनिंग समझते हैं, जो बाहर से कोई व्यक्ति आता है, अदर कंट्री से जो भी पर्सन आता है उसको हम बोलते हैं फॉरेनियर। लेकिन उस टाइम में फॉरेनियर
को क्या, जो इंडियन नहीं है हम आज उसको मानते हैं कि वो फॉरेनियर है हमारे, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। The medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in the given village, someone who was not a part of that society or culture। लेकिन मेडिवल पीरियड में ऐसा नहीं होता था। फॉरेनियर उसको बोला जाता जो स्ट्रेंजर हो, जिसको कोई जानता नहीं हो, उस विलेज का ना हो वो, और वो किसी अदर सोसाइटी और कल्चर से आया हुआ हो। जैसे हमने हिंद शब्द का मतलब निकाला था, और जो फॉरेनियर रहते थे तो पहले के जो मेडिवल पीरियड में उनको परदेसी या अजनबी इस टाइप की उसमें एक टर्म को यूज़ किया जाता था। अ सिटी ट्रेवलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड्स अ फॉरेस्ट ट्रेवलर एज अ फॉरेनियर। और जो भी फॉरेस्ट से भी अगर कोई व्यक्ति आता था तो वो भी उनके लिए क्या होता था, फॉरेनियर होता था। और जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम समझे कि अगर कोई भी, जैसे कोई पहले के ज़माने में कोई भी जैसे कि व्यक्ति हुआ, अगर वो उस विलेज का नहीं हो, चाहे उस विलेज में अगर वो रहता हो, लेकिन अगर वो दूसरी कल्चर का, दूसरी सोसाइटी का, तो वो उनके लिए फॉरेनियर नहीं होता था। लेकिन जो भी अगर कोई फॉरेस्ट से भी आता है, कोई अदर सिटी से आता है, अगर कोई अदर विलेज से भी आता है, तो वो उनके लिए क्या होता था, फॉरेनियर होता था। तो ये फॉरेनियर शब्द का उन्होंने मीनिंग बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। अब हिस्टोरियन जो थे उनके सोर्सेज क्या थे, मतलब किस टाइप से अपनी हिस्ट्री को लिखते थे, अपने इतिहास को लिखा उन्होंने। तो हिस्टोरियन यूज्ड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन दिस पीरियड। अलग अलग टर्म यूज़ किए थे, अलग अलग सोर्सेज का उन्होंने यूज़ किया था। लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम 700 to 750 के बीच का जो मेडिवल पीरियड है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। दे स्टिल रिले ऑन कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखते थे तो वो किस पे लिखते थे, या तो कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शन पे, आर्किटेक्चर पे, और कुछ जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे उस पर हमारी हिस्ट्री को लिखा जाता था। और इसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड इसमें टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स थे उनकी वेराइटी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई, क्योंकि उस टाइम क्या था, पेपर ग्रेजुअली बिकम अ चीपर। जो पेपर थे बहुत ही ज़्यादा सस्ते होने लग गए थे, इसलिए जो पेपर था उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। और पीपल होली टेक्स्ट के लिखने के लिए, होली टेक्स्ट मतलब होता है जो धार्मिक पुस्तकें रहती, ग्रंथ रहती है, उसको हम होली टेक्स्ट बोलते हैं। तो उनके लिए भी पेपर का यूज़ होने लग गया। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर एंड टेक्निक्स ऑफ सन, पेटिशन एंड द जुडिकल रिकॉर्ड एंड फॉर द रजिस्टर अकाउंट एंड टैक्स, इन सभी चीज़ों के लिए भी, लेटर्स के लिए, टेक्निक्स के लिए, इन सभी के लिए भी पेपर का यूज़ होने लग गया। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल्स, रूलर एंड मॉन्स्ट्रीज एंड टेम्पल्स, दे प्लेसेस इन द लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि, जो हाथों से रिकॉर्ड लिखे जाते थे उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। और आर्चीव्स मतलब जो एक लाइब्रेरी जैसा बड़ा सा एक रूम रहता था जिसको हम आर्चीव्स बोलते हैं, उस टाइम पे आर्चीव्स होती थी। और आज हम जैसे पुस्तक जहाँ पे रखते हैं, बुक्स जहाँ रहती है वो लाइब्रेरी होती है, तो उसी को सिमिलरिटी वो आर्चीव्स की भी रहती थी। वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट और जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह रहते थे वहाँ पे उनको रखा जाता था। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्राइब्स कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। उस टाइम पे क्या थी कि कोई भी मतलब प्रिंट प्रेस नहीं थी, फोटोकॉपीज मशीन नहीं थी, तो वहाँ पे क्या आता था, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको हाथों से ही लिखा जाता था, उनकी कॉपी भी हाथों से ही की जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि आप स्कूल नहीं आते तो आप आपकी फ्रेंड से कॉपी लेके आपकी वर्क कंप्लीट करते हो, तो उसमें ऐसा होता है कभी आपको उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो उसके रिजल्ट क्या होता है, आप कुछ भी डिज़ाइन बना के या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से आपकी कॉपी को वो कंप्लीट करते हो। तो ऐसे पहले के ज़माने में भी होता था। जो स्क्राइब्स रहते थे वो जब कॉपी को जब मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखते थे तो वो किसी के द्वारा जो जहाँ पहले जिसने लिखे हुए थे उसका ही कॉपी करते थे। तब क्या होता था, या तो उनके कुछ वर्ड उनको समझ में नहीं आते थे तो वो कैसे भी करके उनको कॉपी कर देते, कुछ भी डिज़ाइन बना देते थे, तो उसका वर्ड का मीनिंग चेंज होता था, वो सेंटेंस चेंज होता था। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंस आते गए और उनका जो मेन जो चीज़ थी वो चेंज होकर किसी और में कन्वर्ट हो गई थी। सम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। जो मेन रिकॉर्ड रहता था, जो मेन लाइन्स रहती थी वो चेंज होकर किसी और चीज़ में रिकॉर्ड हो जाती थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। जैसे ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे जो ऑथर ने लिखे थे वो कुछ चेंज होकर किसी और में कन्वर्ट हो जाते थे। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन
of the same text to guesses what author had originally written। तो ऐसे क्या होता था, जो भी हिस्टोरियन थे वो रीड करते थे मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करते थे और फिर वो गेस करते थे कि इसमें क्या होगा। जैसे अपन भी जैसे कि गेस करते थे कि इसमें क्या होगा, या फिर अपन किसी और से पूछते थे, तो ऐसे ही वो पहले भी होता था, वो गेस करके और उनका सोचते थे कि जो ऑथर ने इसको ओरिजिनली लिखा गया है। तो ऐसे 14th सेंचुरी में काउंसिलर जयालुद्दीन बरवानी ने उनका जो फर्स्ट वर्जन था 1356 में लिखा था, और अनदर वर्जन 2 लेटर, और 2 साल बाद उन्होंने नेक्स्ट वर्जन लिखा था। द टू डिफर फ्रॉम द ईच अदर, बट द हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द existence of the first version until the 1916. It remained a loss of large library collection। लेकिन क्या हुआ था, जब उन्हें 2 साल बाद उन्होंने वर्जन लिखा था, तो जो बाकी के लोग थे, हिस्टोरियन थे, उनको पता ही नहीं था कि मतलब उन्होंने कुछ नेक्स्ट वर्जन भी लिखा है। वो उन्हीं में घूमते रहे कि इसका मीनिंग क्या है, और इस टाइप से उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती रही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स है, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम 700 to 750 के बीच का जो कलेक्शन पढ़ेंगे। इसमें जो एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, हमें नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिली, जैसे लाइक पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। इसमें टेक्नोलॉजी में पर्शियन व्हील देखने को मिली, जो इरिगेशन के लिए काम आने लगी, और क्लॉथ बनाने के लिए स्पिन व्हील आने लग गया, और फायर कॉम्बैट मतलब जो आग के बम बारूद जो होते थे, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी न्यू इन्वेंट होने लगी। और भी न्यू फूड्स एंड ब्रेवेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और दूसरे कॉन्टिनेंट से फूड और ब्रेवेज के मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होती, पीने की चीज़ें ब्रेवेज में आती है। तो कौन कौन सी चीज़ें आई थी, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें जो खाने की चीज़ में आई, पोटैटो, कॉर्न, चिली एंड पीने की चीज़ में टी एंड कॉफ़ी, दूसरे कॉन्टिनेंट से हमारे देश में आई थी। तो ऐसे, और क्रॉप्स भी चेंजेस हुई थी यहाँ पे, और भी अदर आइडियाज़ भी आने लग गए कि नई नई चीज़ों को कैसे इन्वेंट किया जाए। This was also the period of great mobility. Groups of people travels along the distance in the search of opportunity. इसमें बहुत सारी गतिशीलता आ गई थी। मोबिलिटी मतलब होता है गतिशीलता, जैसे जो पीपल्स थे वो अपने काम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे थे। इसके बाद में और भी वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, और भी ग्रुप्स डिवाइड होने लग गए, और ग्रुप्स बनने लग गए। ग्रुप्स में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लग गए। तो इसमें जो एक मेन ग्रुप था इनका राजपूत का था, जो नेम डिवाइड फ्रॉम राजा पुत्र। जो ये नेम किससे आता है, राजपुत्र, जो द सन ऑफ द रूलर, जो भी राजा रहता था उसका जो बेटा रहता था उसको इस जाति से सिमिलर किया गया। बिटवीन द एट 14th century the term was applied the more generally, और 14th सेंचुरी में क्या होने लग गया, जो ये टर्म थी राजपुत्र की, इसको और भी जनरेट किया गया। जैसे ग्रुप ऑफ वरीज जहाँ पे युद्ध वगैरह होते थे, हु क्लाइम द क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, उनको क्षत्रिय जो लड़ाई होते थे उनमें जो पार्टिसिपेट करते थे, और वो किस कैटेगरी में आ गए, क्षत्रिय कैटेगरी में आ गए, और उनको भी क्या नाम स्टेटस मिल गया, राजपुत्र का। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम, तो और जातियों के ग्रुप आने लग गए, जैसे सिख के, महाराठास के, अहोम के, तो इस टाइप के। नेक्स्ट, अब आगे जो चेंजेस हुए, थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तब क्या होने लग गया, जो फॉरेस्ट उनको क्लीन करके वहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि करना स्टार्ट कर दी। अ चेंज फास्टर द मोर कंप्लीट इन द सम एरिया, और ये कुछ एरिया में ऐसा स्टार्ट भी होने लगे। इन द अदर हैंड चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। अब क्या होने लग गया, उनकी हैबिटेट में भी चेंजेस आने गया। हैबिटेट मतलब पर्यावास होता है, जो अपना एनवायरमेंट रहता है, जिस सोशल वो इकोनॉमिक सेटल लाइफ में रहते हैं, उससे थोड़ा सा उन चीज़ों को बोलते हैं हैबिटेट। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम द पर्शियन। पर्शियन का मतलब होता है पीसेंट। पीसेंट मीन्स होता है जो किसान होते हैं, उनको यहाँ पे पीसेंट बताया गया है।
अब क्या करने लग गए, वो जो लैंड रहता है उनको टीलिंग करने लगे। टीलिंग मतलब जो मिट्टी है उनको एक जैसा करना, ऊपर नीचे करना, एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर करना। दिस न्यू peasant group is gradually began to be influenced by the region mark and sheep and pastures and monasteries and temples. They become a part of a large complex society and were required to pay tax. इसमें क्या होने लग गया, जो भी हाई लोग जो रहते थे वो क्या लगे, जो मतलब पीजेंट है, किसान खेती कर रहे, तो उन पे वो क्या टैक्स सप्लाई करने लग गए और उनके गुड्स और सर्विस के लिए लोकल लॉर्ड से मतलब रहने लग गए, वो उनके लिए टैक्स लेने लग गए उनसे। एज अ रिजल्ट द सफिशिएंट इनकम एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज, और इससे क्या होने लग गया, जिसके पास ज़्यादा जगह थी एग्रीकल्चर करने के लिए उन्होंने टैक्स दिया, लेकिन जिसके पास कम जगह थी वो टैक्स देने के लिए सक्षम नहीं हो पाए, तो जिससे उनमें सोशल और इकोनॉमिक लेवल बढ़ गया। Some possess more the productivity, artisan work and agriculture activity during to learn season. इसमें क्या होने लग गया, अब जिसके पास कम लैंड थी उनके पास अगर टाइम बचता था तो उन्होंने आर्टिशन वर्क स्टार्ट कर दिया। वो कुछ लोग थे जो वो कैटल्स को रखने लग गए, है ना, वो इस टाइप के उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिए। एज द सोशल बिकम द मोर डिफ्रेंशिएट पीपल वर द ग्रुप इनटू जाति एंड सब जाति, तो ऐसे सोशल डिफरेंसेस आने लग गया उनके बीच में, तो जो जाति थी वो सब जाति में डिवाइड होने लग गई उनके बैकग्राउंड को, बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके जो भी बैकग्राउंड था, जैसे जो कम जैसे खेती का काम करा, उसके साथ में वो आर्किटेक्चर का भी काम करा या और भी अदर वर्क करा, तो जो भी उनका बैकग्राउंड था उनसे रिलेटेड उनकी जाति को सब जाति में डिवाइड कर दिया। उनके ऑक्यूपेशन को लेके जो भी उन्होंने देख लिया कि ये इस टाइप का काम करता है तो इसको ये जाति दे दी। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, वो रैंक उनके लिए परमानेंटली नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आज किसी कुम्हार है जो वो अगर वो कुछ काम करता है, अगर उसका बेटा अगर पढ़ लिख गया है वो दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहले ऐसा था कि उसको उस जाति में से हटाकर वो दूसरी जाति का हो जाए, अगर वो किसी आर्मी में चले गया तो उसको क्षत्रिय वगैरह का नाम दिया, तो इसलिए वो जो जैसा वर्क करते जाते तो उनको उनकी जो जातियाँ थी वो डिवाइड होने लग गई थी। टू पावर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ जाति, और ये सब की कौन कंट्रोल करता था, जो जाति के मेंबर होते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड बी वेरी एरिया फ्रॉम एरिया, ये एरिया टू एरिया डिसाइडेड था कि इतने इतने एरिया में ये लोग रहेंगे, इतने इतने एरिया में ये लोग रहेंगे। जाति फॉर्म देयर द ऑन रूलर एंड रेगुलेशंस टू द मर्ज एंड कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, इस जाति को रूल्स रेगुलेशन उनके जो मेंबर्स थे वो बनाते थे। दिस रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ लीडर, असेंबली ऑफ लीडर जो भी बड़े बुजुर्ग रहते थे, एल्डर्स लोग रहते थे, वो इनको रूल्स रेगुलेशन बना के इन्फोर्स करते थे कि आपको ये रूल्स रेगुलेशन मानने हैं। डिस्क्राइब द सम एरिया ऑफ जाति पंचायत, और ऐसे ही जाति पंचायत बिठाई जाती थी, बट जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। सेवरल विलेजेस गवर्न्ड बाय द chieftain टुगेदर वर द स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और ऐसे ही जाति को सब जाति में डिवाइड करके फिर सब जाति को कौन देखता था, उनके जो असेंबली लीडर होते थे वो देखते थे, और फिर ये सब जाति पंचायत बुलाते थे। जाति पंचायत पूरे विलेज की होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजन एंड एम्पायर। अब न्यू रीजन्स आए, न्यू एम्पायर आए, तो जिन्होंने अलग अलग डेवलपमेंट हुए, तो इसमें हम पढ़ेंगे चोला, मुगल्स, तुगलक्स, और आगे इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और संस्कृत प्रशस्ति इमर्ज होने लग गई है। प्रशस्ति एक वर्ड है जो संस्कृत भाषा का है, जो गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत के जो एम्पायर था गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने अपना जो स्टेट है वो पेन रीजन स्टार्ट किया था। पेन रीजन मतलब होता है कि एक बड़ा राज्य साम्राज्य स्थापित किया था। उसमें क्या होता था, जो छोटे छोटे राज्य रहते थे उनको भी इंक्लूड करते थे। जैसे यहाँ बताया गया है, वास्ट एम्पायर देयर द स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल in the eastern to Ghazni, Gazana in the Afghanistan in the west, and included all the South India. They were people of the different region, Gonda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and the Gujarat. ये सब इनके एरिया में आने लग गए। तो ये कुछ ऐसे एरिया होते थे, ये उसमें इंक्लूड करते थे, तो इनका बड़ा साम्राज्य स्थापित होने लग जाता था। तो ये सब इसमें बताया गया है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंग्वेजेस एंड रीजन। अब डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस आई है। तो अमीर खुसरो में यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस के बारे में जैसे हमें बताया गया है कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देवसमुद्री, तो ये कहाँ चलती थी? इन साउथर्न कर्नाटका में, तेलंगानी चलती थी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, है ना। तो इस टाइप की सारी लैंग्वेजेस के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट द कॉन्स्टार्ट ऑफ दिस लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो किसी भी रीजन से रिलेटेड नहीं थी, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड नहीं थी। ये जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा ओल्ड थी और इसको कॉमन पीपल नहीं जानते थे, ये सिर्फ ब्राह्मण्स ही जानते थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी। दिस टॉपिक इज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसे हम आगे के जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।